अभी हम जो दूसरा सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ दिस इंटायर 5 days ट्रेनिंग। ये आप ठीक रखिए। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे एंड अनटिल अनलेस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर, अगले 5 दिन तक आपको परेशानी होती रहेगी और क्लियर हो जाने के बाद सारा कुछ आपको ऐसे चुटकी बजाने का खेल हो जाएगा। ठीक है, इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेस करेगा। कोविड-19 के सेशन में मैंने क्या बोला, सेशन के लास्ट में क्वेश्चन होगा, यहाँ पे हम साथ साथ चलेंगे। ठीक है, जहाँ भी किसी को कोई कंफ्यूजन होगा हैंड रेस, डिस्टर्ब नहीं, हैंड रेस सिर्फ। मेरी नज़र सब पे है, जहाँ मैं हैंड रेस देखूंगा वहाँ पहुँच जाऊँगा। जाइए फटाफट, यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोग हर दिन कहीं ना कहीं सुनते होंगे, कहीं ना कहीं आपका पाला पड़ता होगा। इससे बढ़ते जाइए, सारा ले जाइए तुरंत, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है। डिजास्टर, हैजार्ड, रिस्क, वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर, कैपेसिटी, डैमेज, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिकवरी, रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्स। ये पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट है। इसमें जो स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे, जो फील्ड के वर्कर हैं उनके लिए तो ये रामबाण। ठीक है, पहला चीज क्या है, डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे आपके बीच से? यस, वॉलंटियर्स आर वेयर विथ माइक। एक वॉलंटियर इस रो में, एक वॉलंटियर इस रो में सामने आगे बैठे ताकि माइक तुरंत पास कर पाए। आप यहीं इस रो में रहो, उधर एक कोई और। Unknown and expected calamity. Unknown expected calamity. ओके, अननोन एक्सपेक्टेड कैलामिटी। और कोई? यस, यह एक आपदा है जो बिना बताए आ जाती है, या दो तरह की होती है, एक प्राकृतिक एक अप्राकृतिक। ठीक है, चलिए। डिजास्टर बेसिकली मोर इंटेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ एंड अदर थिंग्स रादर देन हैजार्ड। ठीक है, बस 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 बस, मैं देखना चाहता था, इधर से आवाज नहीं आ रही है। कोई डिजास्टर के बारे में बताएगा? ऑल द स्टूडेंट्स। वाह, थोड़ा पीछे से हेड काउंट करेंगे क्या? हेड काउंट 1 2 3 4। करीब करीब 30 लोग हैं। 30 लोगों में से एक ने भी मुझे ये नहीं बताया कि डिजास्टर क्या होगा। ब्रोशर नहीं मिला है क्या? आपने ब्रोशर नहीं पढ़ा है? टीओटी का सर्टिफिकेट लेके चले जाएंगे, ट्रेनर बन जाएंगे आप। मैं तो न दे रहा, मैं तो नाम देख के साइन करूंगा कौन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। कुछ बोलना चाहूँगा। जब पहली बार मैंने पूछा तो नहीं बोला, अब नहीं बोलना है। देखिए, पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट समझने के पहले एक चीज समझिए, रिस्क। ओके, रिस्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद डिजास्टर, हैजार्ड, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे 4 कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, हैजार्ड, वल्नरेबिलिटी, कैपेसिटी एंड एक्सपोजर। इसी को मिला के ये रिस्क बना है। यहाँ पे हम पार्टिकुलरली डिजास्टर रिस्क की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला इसका आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, R इज इक्वल टू हैजार्ड मल्टीप्लाइड बाई वल्नरेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोजर
डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। ठीक है, सीधा सा मतलब इसका क्या हुआ, अगर इस h को कांस्टेंट रखा जाए, हैजार्ड सपोज दैट इज कांस्टेंट थिंग, तो रिस्क कैसे बढ़ रहा है, वल्नरेबिलिटी के बढ़ने से और एक्सपोजर के बढ़ने से। और रिस्क कम कैसे हो रहा है, कैपेसिटी के बढ़ने से। ठीक है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का सिर्फ साइंस नहीं है, ये आपके डेली लाइफ का साइंस है। आप अपने रिस्क को अगर कम करना चाहते हैं तो आप अपनी वल्नरेबिलिटी और अपने एक्सपोजर को कम करेंगे और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। ये आप हर दिन यूज करते हैं, चाहे वो आप ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे आप क्लास में पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, आप बैंकिंग कर रहे हो, आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, आप सारा यही फॉर्मूला यूज करते हैं। बस इसको समझना है। ठीक है, रिस्क कैसे मैनेज होता है ये आपके सामने है। आइए आप करते हैं, आप देखिएगा, अभी मैं रिलेट करूंगा इसको रियल लाइफ एग्जांपल से, तब और क्लियर होगा। इसको दिमाग में बैठा के रख लीजिए, R इज इक्वल टू हैजार्ड कांस्टेंट है, वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर और कैपेसिटी, यहां पे ये तीन चीजें जो है जिनका इंटरप्ले है ये रिस्क। हैजार्ड की जगह पे आप अगर खाना बना रहे हैं तो कुकिंग कर दीजिए, सी कुकिंग मल्टीप्लाइड बाई वल्नरेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोजर, रिस्क बढ़ते चला जाएगा। और जैसे जैसे आप अपना कैपेसिटी डेवलप करेंगे ये रिस्क घटते चला जाएगा। आप बैंकिंग कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक, बैंकिंग कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं आप, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना होंगे आप, जितना ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे, उतना ही ज्यादा आप अपना रिस्क बढ़ाते चले जाएंगे, और जितनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे आपका रिस्क कम। चलो ओके, आगे बढ़ो। इसको आप अपने दिल में बैठा के रखिए, क्योंकि इस पे ही पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का गेम है। और ये रिस्क रॉकेट साइंस में भी यही साइंस यूज होता है, हर जगह पे यही यूज होता है। आगे बढ़िए। ओके, सब पे जा रहे हैं। हैजार्ड को पहले समझते हैं, इसके बाद डिजास्टर को समझेंगे, फिर रिस्क को समझेंगे। पिक्चर देखिए, पिक्चर क्या कह रहा है, डिफिनीशन आप लोग जरूर पढ़िएगा एक बार, जरूरी है पढ़ना भी। एक पहाड़ी है, उससे एक पत्थर गिर रहा है, क्या होगा, पहाड़ी से पत्थर गिर रहा है, इस पिक्चर में क्या हो सकता है, हाँ, लैंडस्लाइड होगा क्या, कुछ होगा क्या, जान माल का खतरा होगा, किसने बोला, कहाँ है यहाँ पे जान माल, कहीं दिख रहा है आपको, दिख ही नहीं रहा, तो होगा क्या। तो मैंने इस पिक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, पहाड़ी से पत्थर गिरेगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अरे इतना सीधा सा साफ साफ सा पिक्चर लग रहा है, पहाड़ी है, पत्थर है, गिरा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग में नहीं जाना है, ठीक है, वो भी एक बहुत जरूरी है। जितना पिक्चर पे दिख रहा है बस उसी पे कंसंट्रेट करके उसी के हिसाब से सोचना है या उसी के हिसाब से बात करनी है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स थिंकिंग होगी तो फिर डिसीजन गड़बड़ होगा। मैं धीरे धीरे एक एक करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पहाड़ी से पत्थर गिरेगी, नॉर्मली यहाँ पे सामने दिख रहा है एक पेड़ भी नहीं कि वो टूट के जाएगा, कुछ नहीं होगा, बट पहाड़ी से पत्थर गिर रहा है, एक नेचुरल फेनोमेना है, ओके। चलता हूँ। लेकिन इसमें जो इन्होंने कहा जान माल का नुकसान हो सकता है, क्षमता तो है इसमें जान माल का नुकसान करने की। अगर इसके वो आगे देखेंगे हम कैसे हो रहा है, पहाड़ी से पत्थर गिर रहा है, यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन इस गिरते हुए पत्थर में जान माल को नुकसान करने की क्षमता जरूर है। यही आपके डिफिनीशन में शायद लिखा हो, that may cause a natural process or phenomena or activity that may cause loss of life, property damage, environmental degradation, etc. etc. पढ़ना आपका काम है, मुझे खाली एक्सप्लेन करना है। अब आगे वाले पिक्चर में देखिए क्या होता है। रंजन जी आगे जाइए। जो इन्होंने बात कही थी वो हो गई सही।
अब एक आदमी दब गया वहां पे, पहाड़ी से पत्थर गिरा, आदमी नीचे खड़ा था, दब गया, मर गया या पता नहीं जिंदा अभी। तो जिसमें क्षमता थी नुकसान करने की, अब उसने क्या किया, कर दिया। लेकिन ये पिक्चर सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि जिस प्राकृतिक प्रोसेस में नुकसान करने की क्षमता होती है, जब वो कर जाती है तो वो हैजार्ड से डिजास्टर बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये एक आदमी का मरना डिजास्टर नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि प्रोसेस कैसे होता है। बाकी आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि व्हाट इज ए डिजास्टर। सीरियस डिसरप्शन पहला चीज है, सीरियस डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ किसी भी लेवल पे, कम्युनिटी, सोसाइटी, जिससे कि उसकी पूरी काम करने की क्षमता प्रभावित हो जाए। और ये किस वजह से होती है, फिर से आप अपना रिस्क वाला फॉर्मूला याद कीजिए, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी। किसी भी हैजार्ड को डिजास्टर में बदलने में तीन चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी। नेक्स्ट पेज। अब पहला पिक्चर आपको याद होगा, पत्थर गिर रहा था। दूसरा पिक्चर आपको याद है, पत्थर ने एक आदमी को दबा के मार दिया। अब ये तीसरा पिक्चर है, ये आदमी कहाँ पे है, रिस्क फैक्टर। और ये रिस्क फैक्टर किस वजह से है, जो आपने पीछे के स्लाइड में 3 पॉइंट्स पढ़े थे, क्या 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 क्या, वल्नरेबिलिटी, हैजार्ड, वल्नरेबिलिटी और एक्सपोजर। हैजार्ड तो कांस्टेंट हो गया, 3 फैक्टर, वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर एंड कैपेसिटी एंड एक्सपोजर। अब यहाँ पे ये आदमी जो है इसी 3 प्लेस इंटरप्लेस में फंसा हुआ, एक वल्नरेबल भी है, एक्सपोज्ड भी है, कैपेसिटी नहीं है, तभी ये रिस्क पे है। ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम भी लगेगा इसमें और अननेसेसरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बातचीत करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे चलिए, अब पहला कंपोनेंट हम समझेंगे, वल्नरेबिलिटी क्या। वल्नरेबिलिटी कोई बता सकता है क्या होता है, सोशल साइंसेस का कोई स्टूडेंट, आप ही बताइए। चलिए, नहीं वो पीछे से हाथ उठाया था उन्होंने, पहले लेके भाग के जाओ। कर सकता है कि नहीं, जैसे अगर गर्मी में अगर हम आइस रख दें तो वो वनरेबल हो गया, लेकिन अगर हम उसको ठंडा जगह पे रखें तो वो वनरेबल नहीं है, वो आइस के फॉर्म में ही रहेगा। हाँ, एक एग्जाम्पल अच्छा है समझने के लिए। लेकिन वल्नरेबिलिटी बाय डिफिनीशन होता क्या, वो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। वो सारे कंडीशन, चाहे वो फिजिकल कंडीशन हो, सोशियो इकोनॉमिक को स्पेशली हाईलाइट किया, इसको ध्यान रखिएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो किसी भी इंडिविजुअल का, कम्युनिटी या समाज का या समुदाय का किसी हैजार्ड के प्रति ससेप्टिबिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि नुकसान और ज्यादा बढ़ जाए, उसको वल्नरेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल उनका बहुत अच्छा था, आइस को अगर फ्रीजर में ही रहने दें तो वो आइस रहता है, लेकिन निकाल के अगर उसको सनलाइट में रख दें तो उसकी वल्नरेबिलिटी पिघल बढ़ जाती है, इसी वजह से वो बर्बाद हो। इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, फिजिकल वल्नरेबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नॉर्मल है, जो लोग सूखाग्रस्त इलाके में है वो ज़्यादा वल्नरेबल है, जो लो लाइंग एरिया में रहते हैं जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है वो ज़्यादा वल्नरेबल है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है ये। फिजिकल कोई बताएगा क्या होता है फिजिकल फैक्टर्स? फिजिकल क्या, फिजिकल एक्सीडेंटल कहाँ से? आओ दो माइक उठा को जो हैंड रेस कर रहे हैं, इधर से कोई आवाज आई मैंने सुना है। क्या है फिजिकल वल्नरेबिलिटी? जल्दी जल्दी माइक। Hello. हाँ, So the
physical factor actually comprises of the temperature, pressure, and humidity, all these kinds of things? साइंटिफिक आंसर, स्टूडेंट आंसर, फाइन, राइट आंसर। और यहाँ फिजिकल हेल्थ इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी के स्ट्रेंथ से डिपेंड करता उनका है। साइंटिफिक आंसर था, उसका ज्यादा क्लोज एक्सप्लेनेशन आपने दिया। जी हाँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे में जाएगा फिजिकल बॉडी। फैक्टर में हम सिंपल बिहार के संदर्भ में बाढ़ को ले सकते हैं, हीट वेव्स को ले सकते हैं। आप लोग फिजिकली में इन्वायरमेंटली ज्यादा जा रहे हैं। सर वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया सर, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में आ जाएगा वो। एक इधर से किसी ने बोला बीमार होना, ठीक है, फिजिकल फैक्टर बीमार होना भी है। एक सही सलामत आदमी जो है वो बॉडी का कम वल्नरेबल है, एक बीमार आदमी ज्यादा वल्नरेबल। और थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, आपसे रोज फिजिकल वल्नरेबल लोग मिलते रहते हैं। सर जो आजकल जैसे अभी हमने बात की कोविड-19 के बारे में, वायरसेस, तो वो फिजिकली वल्नरेबिलिटी में आ सकता है सर? हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। कोविड-19 से ठीक होने के बाद और ज्यादा वल्नरेबल हो गए। आइए, इसमें से कौन एक आदमी वॉलंटियर Disabled करेगा people. मुझे? राइट आंसर, फिजिकली चैलेंज। हाँ बस हो गया। डिसेबिलिटी के बाद फिजिकली चैलेंज उसी में आता है। सी इज राइट, द फर्स्ट वन जो पहुंच पाई है फिजिकल वल्नरेबिलिटी का असल मतलब क्या होता है। इधर से कोई एक आदमी आके मुझे वॉलंटियर करे, कोई भी आ जाइए। आप सब लोग दूसरे का मुंह देख रहे हैं यार, कोई भी आ जाओ उठ के फटाफट आ जाओ फटाफट। एक कागज यहाँ पे रखो, मोबाइल यहाँ पे। नाम बताओ अपना। आशुतोष वॉलंटियर कर रहे हैं अभी यहाँ पे मुझे फिजिकल वल्नरेबिलिटी को समझने के लिए। गुस्सा दिलाकर आशुतोष, ताकि वो सामने जो स्कैन लगा हुआ है ना, वो जितनी जल्दी आ सकते हो आ जाओ। गुड बात। कितना देर लगा हुआ इनको? 10 to 20 5 सेकेंड्स, हार्डली 4 सेकेंड्स, 4-5 सेकेंड। आपको ऑनेस्ट हो कितना परसेंट? 100% ऑनेस्ट हो, पक्का ना? अभी आंखें नहीं खोलोगे, आंखें बंद कर दो। अभी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, आंखें नहीं खोलना। जब तक अगली बार बोलूंगा नहीं, आंखें नहीं खोलना, ठीक है? रंजन जी आप देखिए, हाथ नहीं पकड़िएगा इनका, ठीक है? अब सेम वही पेपर आप कितनी जब सकते हो, आंखें नहीं खोलिए। जाइए, आपको गिरने नहीं देंगे, आपको गिरने नहीं देने के लिए आपको लोग देख रहे हैं। जाइए, ईमानदारी 100% आपने बोला है, 100% ऑनेस्ट, 100% ऑनेस्ट। यस, बंद करके ही आना है। बीच उसको गिरने नहीं देना। ना, वो इज 100% ऑनेस्ट, इज 100% ऑनेस्ट। अब क्या दिखा आपको? वल्नरेबिलिटी देखिए कैसी होती है, समझा आपने? आपको, हाँ आप खोल लो। आपको वल्नरेबिलिटी सबसे अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या जल्दी से गए थे आप, छू के आ गए। और फिजिकल वल्नरेबिलिटी कितना चैलेंजिंग होता है। वो काम ये 5 सेकंड में कर रहे थे, पहले तो वो करने में इनको डर लग रहा था, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। जब इनको ये बताया गया कि नहीं आपको गिरने नहीं देंगे, फिर इन्होंने हिम्मत किया। और उसके बाद भी ये जानते हुए कि न गिरने देंगे न गिरूंगा, फिर भी जाके वापस आने में कितना टाइम लगा। सो दैट इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि फिजिकल वल्नरेबिलिटी कैसे आपको वल्नरेबल बनाती है, फिजिकल कंडीशंस आपको कैसे वल्नरेबल बना सकती है।
जिस तरह से ये जस्ट ए मिनट, जिस तरह से ये एक काइंड ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी थी, सिमिलरली देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक कल्चरल फैक्टर्स, जेंडर फैक्टर्स, जो आपकी वल्नरेबिलिटी को चाहे तो ज्यादा करते हैं या कम करते हैं। ओके, हम लोग उसका भी एग्जांपल अभी देखेंगे, टाइम कम है इसलिए बहुत फास्ट जाना पड़ रहा है। थैंक यू एंड बी वॉलंटियर। इसीलिए यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया कि फिजिकल का तो एग्जांपल आपने अभी देखा, लेकिन जो मैं आपसे आगे बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन भी बैठे हुए हैं। डू यू थिंक दे आर मोर वल्नरेबल और लेस वल्नरेबल? सिंपल सा एग्जांपल, सिंपली आपको बोलेंगे ज्यादा वल्नरेबल क्योंकि एज फैक्टर है उनके पास। ओके, बट वो कई बार चेंज होता है। इन्वायरमेंटल पे मैं बात नहीं करूंगा, सोशियो इकोनॉमिक में वहां से भी एक पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा आंसर दिया और आप सब लोग ऑलमोस्ट उसी चीजों पे थे। वो फिजिकल एक्चुअली नहीं है, वो ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जिसको आप फिजिकल में लेके बात कर रहे हो। सोशियो इकोनॉमिक में जेंडर, कल्चरल, एजुकेशनल, बाकी सारे फैक्टर जो सोच सकते हैं आप, जो वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता है या कम कर सकता है, वो सारे इसी में सम्मिलित है। दैट इज वाई उसको येलो कर रहे हैं, उसको पीला कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी कम वल्नरेबल होगा, एक अनपढ़ ज्यादा होता है। वो कौन सा फैक्टर हो सकता है? एजुकेशनल फैक्टर है, वो कहाँ है? सोशियो इकोनॉमिक। हाँ, एक बोर्ड लगवा दो यहाँ पे, तो मैं एक एग्जांपल दूं फटाफट, बोल दो किसी को ला के लगा देना। हाँ, फिजिकली समझने के बाद, सोशियो इकोनॉमिक समझने के बाद, ये हॉल है। दूसरा एग्जांपल सिर्फ देखिए, उससे ज्यादा कितनी ज्यादा क्लियर होंगी चीजें आप। सपोज दैट इसमें अचानक से आग लग गई, ठीक है? अब आग लगने के बाद सबसे ज्यादा पहले भाग के कौन बाहर निकले? जो डोर के पास होगा। हाँ, जो सबसे आगे है वो तो एक हुआ एग्जांपल, ठीक है? यंग लोग जो हैं वो ज्यादा तेजी से आगे भाग सकते हैं, एजेड को भागने में प्रॉब्लम होगा। तो सो एज इज अनदर कंपोनेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज वल्नरेबिलिटी। जेंडर को क्यों मैं लेके बोल रहा हूँ? मैम वहां बीच में साड़ी पहन के बैठी हुई है, ओके? साड़ी पहन के दौड़ना पॉसिबल है क्या? बहुत तेज, फिजिबल नहीं है थोड़ा। बहुत मुश्किल काम है। और साड़ी पहनना क्या है? जेंडर कंस्ट्रक्ट है, जेंडर की वजह से ये बना हुआ है एक फॉर्मूला। सपोज दैट आप सुनामी वाले एरिया में, यहाँ पे 2004 की सुनामी आई थी, आप साड़ी पहन के टहल रहे हैं, आपने तो नहीं पता था सुनामी आनी है, साड़ी में आप तैर पाएंगे क्या? बहुत डिफिकल्ट होगा। ये भी एक कल्चरल कॉन्सेप्ट। तो जेंडर वो सब भी है, वो तो थोड़ा डीपली जाके, ये तो नॉर्मल ही है। मैम का बिल्कुल ठीक कहना है, प्रेग्नेंट वुमेन है ज्यादा वल्नरेबल, वो भी जेंडर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट। छोटे बच्चे के साथ माता पिता दोनों ज्यादा वल्नरेबल कौन है? बच्चा, माँ। छोटा बच्चा, मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ जो गोद में, ओके? गोद में जब बच्चा है तो मैक्सिमम टाइम माँ ही संभालना उसको। तो जेंडर रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, ये सारी चीजें आपके सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मूले में आ गई। लेकिन मैंने ये बताया साथ में कि वल्नरेबिलिटी घटता भी है और बढ़ता भी। एक बज के आप लोग बता नहीं रहे यार मुझे। आधा घंटा लेट ही चल लंच रहा अगर है। रेडी हो गया तब हम लोग जाएं उठ के, नहीं तो फिर कंटिन्यू करेंगे। हाँ, पता करवा लीजिए अगर हो तब टाइम हमारा बचे ना। बाहर धूप होगा, सब लोग आराम से बैठे हुए हैं। एक चीज और अभी यहाँ पे देखना होगा कि वल्नरेबिलिटी कैसे घटता है और बढ़ता है, क्योंकि सोशियो के साथ इकोनॉमिक लगा हुआ है। अब एक एग्जांपल लीजिए कि एक नॉर्मली यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, ठीक है? एक इंडिविजुअल भी है और इनके जगह पे इन्हीं के एज का एक डिसेबल्ड इंडिविजुअल भी है, ठीक है? दोनों का एज ग्रुप एक है। एक डिसेबल्ड है, मान लीजिए चल नहीं सकता है,
और ये सर जो है ये परफेक्टली ऑल राइट। इस सिचुएशन में ज़्यादा वल्नरेबल कौन है? हैंडीकैप डिसेबल्ड Handicap। बुजुर्ग जो है, डिसेबल्ड सिटीजन जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल है, ये कम है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये अनपढ़ है, उसने पढ़ाई कर रखी है, अब वल्नरेबल ज़्यादा कौन है? अब अनएडुकेटेड जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल होगा, क्योंकि उसको तो कुछ पढ़ने ही नहीं आता, वो कुछ सुन सकता है तो उसका मतलब नहीं निकाल सकता। एक एजुकेशन के फैक्टर ने वल्नरेबिलिटी चेंज कर दिया। अब साथ में इसमें इकोनॉमिक भी लेके चले जाइए कि वो जो डिसेबल्ड बंदा है, वो अमीर है। बुजुर्ग जो है वो मिलियनायर है, उसके पास 10 नौकर चाकर, अल्ट्रा मॉडर्न वो उड़ने वाली गाड़ी रखे हुए है। अब कौन ज्यादा वल्नरेबल है? जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन देखिए कैसे चेंज हो गया पूरा। तो दीज आर द फैक्टर्स, और इसी वजह से रिस्क, यहाँ पे हम आर की बात कर रहे हैं ना, चाहे वो कहीं भी हो, वो चाहे तो घटता है चाहे बढ़ता है। घटाने के लिए हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया। उस पहले सिचुएशन में क्या था, दोनों बुजुर्ग डिसेबल्ड और ये ऑलमोस्ट सेम थे, फिजिकली वो ज्यादा डिसेबल्ड, ओके, बट उसने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई कैसे? एडुकेटेड करके अपने आप को पढ़ा लिखा लिया, कमाई करके अपनी इतनी कमाई कि उसने सब मॉडर्न गैजेट्स खरीद रखे हैं, 4 आदमी नौकरों को रख रखा है, तो सब खत्म हो गया सारा मामला, पूरा सिस्टम से। तो ये यहाँ तक बात करेंगे हम, उसके बाद फिर लंच के बाद बात करेंगे। वल्नरेबिलिटी के साथ एक्सपोजर जो है ना वो इंटरट्विन्ड होता है, ऑलमोस्ट कंबाइंड होता है। जितना ज़्यादा आप एक्सपोज होते हैं उतने ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, और जितने ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं उतने ही ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा है। पहाड़ी वही है, पत्थर वही है, गिर रहा है, ये सारे लोग उसके नीचे खड़े हैं, दबने की आशंका है, मतलब एक्सपोज टू ए रिस्क, एक्सपोज टू ए थ्रेट। वल्नरेबिलिटी इनकी किसी भी वजह से हो सकती है, सोशियो इकोनॉमिक हो, इनके पास उतने पैसे नहीं होगी तो अच्छे जगह पे जाके रह पाए, हो सकता है कि इनका कोई ट्राइबल एफिलिएशन हो उस पहाड़ी के साथ, वहाँ पे पूजा करने गए हो सकता है कुछ कल्चरल रीजन में, इनके रीजन्स आर डिफरेंट, बट वल्नरेबिलिटी बढ़ी है तो एक्सपोजर बढ़ा है, एक्सपोजर बढ़ा है तो वल्नरेबिलिटी बढ़ी है। एक्सपोजर क्या होता है? सिचुएशन ऑफ, देखिएगा येलो बहुत पार्ट इंपॉर्टेंट है। जिस सिचुएशन में कोई भी आदमी इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग जो है वो हजार्ड के नुकसान से जिसको नुकसान हो सकता है वो एक्सपोज्ड है, ओके। एक्सपोजर का एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूं आपको, देखिए इसमें सिचुएशन और टाइम कैसे इंपॉर्टेंट है। एक पहाड़ी रास्ता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हेलो, बीच में दो लोग, हेलो, एक्सक्यूज मी, नॉट इन माय क्लास, प्लीज नो टॉक। एक पहाड़ी रास्ता है, ध्यान से सब लोग सुनिएगा, नहीं तो फिर एक बार निकलेगा समझ में नहीं आया। कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, पहाड़ी रास्ता है, और पहली बस जो है वो 9 बजे है, दूसरी बस जो है वो 10 बजे, ठीक है। एक घंटे के अंतर पे 2 बसें निकलती हैं, जाना उन्हें एक ही जगह पे। पहली बस आती है, बीच में वो एक जगह पे चाय नाश्ता करने के लिए रुकते हैं, 9:30 का टाइम होता है, वो चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी बस से 10 बजे लोग निकले थे, वो सेम उसी जगह पे चाय नाश्ता करने के लिए रुकते हैं, तब 10:30 बजे का टाइम हो रहा होता है, और उसी समय लैंडस्लाइड होता है, वो पूरे यात्री सारे के सारे दब जाते हैं, थक जाते हैं। टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग ने क्या किया? सिचुएशन क्रिएट किया। रास्ता वही है, बसेज वही है, वैसे ही लोग जा रहे हैं। एक के जाने के टाइम में कुछ नहीं हुआ, दूसरे के जाने के टाइमिंग में सारे के सारे लोग। टाइमिंग और सिचुएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोजर। वल्नरेबिलिटी तो है ही, एरिया वल्नरेबल था, लैंडस्लाइड का मामला था, वहां पे रेस्टोरेंट वल्नरेबल, बट एक्सपोजर तब हुआ जब एक पार्टिकुलर टाइम और सिचुएशन इंटरैक्ट हुआ। सो एक्सपोजर के बाद आगे अब हम बढ़ेंगे कैपेसिटी पे लंच के बाद, ठीक है।
अभी तक के सेशन में कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो यस थ्रेट एंड रिस्क थ्रेट एंड रिस्क बिल्कुल अलग अलग। रिस्क में आपने क्या क्या देखा है, हैजार्ड को कांस्टेंट करके वल्नरेबिलिटी और एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा आपका रिस्क फैक्टर उतना ही बढ़ता है, और कैपेसिटी आपकी जितनी होती है वो उतना ही कम होते जाता है। थ्रेट आपके बगल में जो मैडम थ्रेट दे सकती हैं आपको कि तुरंत उठ के भाग जाओ, नहीं तो एक थप्पड़ मार दूंगी, दैट्स अ थ्रेट। यस That is from the person who is giving the from the providing end, and the other one that you said is from the receiving end. Other things happening to you. Oh, sorry. So, threat is when the person sitting in front of you, he's providing, like he's on the providing end, and risk is when you are receiving it. You're on the receiving end. और एग्जाम्पलीफाई करता हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है थ्रेट, आपको सिचुएशनल लेवल पे भी होता है, राइट। आप सपोज दैट यू आर ड्राइव कर रहे हैं, आप बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे हैं, ओके, क्या हुआ, आपका रिस्क बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि आप और वल्नरेबल हो गए और एक्सपोज हो गए। किस बात के लिए वल्नरेबल हुए और एक्सपोज हुए? एक्सीडेंट। ओके, बहुत सिंपल कांड है, बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग, टफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक पुलिस वाला बोलता है कि रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा, वो थ्रेट सिचुएशनल ज्यादातर इंडिविजुअल लेवल पे होता है, बट सिचुएशनल लेवल पे भी थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकता है, बट रिस्क एंड थ्रेट इज कंप्लीटली टू डिफरेंट। फॉर्मूला उसको भी कम करने का एक ही है। Sir, as you demonstrated in that example that he ran up and touched that, but in that scenario he had assessed the conditions that he was going to face, so you could say that the risks that he knew were quantized. But in such a case where the hazard could turn into a potential disaster and we do not know about its outcomes, can we categorize it as a disaster? तो बिल्कुल वही चीज है, आप इस चीज को और ज्यादा इलोबरेट करके समझ सकते हैं कि जो कंडीशन आपने पता है, जिस कंडीशन में आप ऑलरेडी बैठे हुए, वहां पे जब आपकी फिजिकल वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है तो आपको कितना मुसीबत फील होता है। तो एक अननोन सिचुएशन था तो आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि आई एम ऑलरेडी फिजिकली वल्नरेबल एंड इफ समथिंग हैपेंस, सम हैजार्ड टर्न्स इनटू अ डिजास्टर, सम डिजास्टर अकर्स, जहां के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता आने वाले सिचुएशन में क्या होगा, my vulnerability will be multiplied and multiplied, exposure will be multiplied. यहाँ से आगे इसलिए जानबूझ के मैं नहीं जाना चाहता कि अब वो उल्टे वाली बात पे आनी, हमने कैपेसिटी वाली बात पे आनी, वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़। सर एक चीज अभी आपने जस्ट कहा सिचुएशन में टाइम का बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस कंडीशंस में जैसे 9:30 बजे आपने कहा कि एक बस निकल गई, दूसरी बस 10:30 बजे आती है, उसका समय गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम मैंने सुना है कि लोग कहते हैं बैड लक था उसका किस्मत में ये चीज़ नहीं था, वो गलत समय पर पहुँच गया है, उसकी किस्मत में नहीं था, इसलिए ऐसी घटनाएं शायद घटित हुई है। बात सही है, ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आदमी जब कुछ नहीं मिलता है तो थक हार के किस्मत को ही दोष देता है। जस्ट अभी सर एक 4 दिन पहले की ये घटना है, जम्मू कश्मीर में भी लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ पे ऑलरेडी व्यक्ति दबे हुए थे और जस्ट कुछ ही 80% काम हो चुका था उनको निकालने का, जो डेड बॉडीज थी उसमें 9-10% डेड हो गए थे, उनको भी निकालने का काम पूरा हो गया, लेकिन तुरंत अगेन लैंडस्लाइड हो गया और सभी लोग वहाँ से भाग गए। तो ये बैड लक कहें या टाइम का हम क्या कहें वहाँ पे? नेचुरल प्रोसेसेस आर बाउंड टू अकर। सबसे पहला चीज क्या था, जब हैजार्ड की बात हम कर रहे हैं तो क्या है, वो एक नेचुरल प्रोसेस, चाहे वो पहला लैंडस्लाइड हो चाहे वो दूसरा लैंडस्लाइड हो,
दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस. ओके, कई बार हैजार्ड मैन मेड भी होता है. सपोज दैट ब्लास्ट की वजह से जी लैंडस्लाइड हो सकता है, दैट इज अनदर थिंग. बट यहाँ पे समझने के लिए पहले नेचुरल प्रोसेस को लेकर और कोई भी हैजार्ड डिजास्टर में बदलने के लिए क्या क्या चीज़ों का होना चाहिए वहाँ पे. वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर. अगर वहाँ पे वो मजदूर काम नहीं कर रहे, सपोज दैट नंबर 1, ठीक है, एक्सपोज नहीं होते. सेकेंड थिंग, अगर प्रॉपरली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे हो तो हो सकता है कि जो इंजरीज हुई वो कम हो. उस पर भी हम आने वाले स्लाइड में और फोकस करेंगे. ओके, सो इसमें वल्नरेबिलिटी और एक्सपोजर का होना बहुत जरूरी है, तभी कोई नेचुरल प्रोसेस डिजास्टर बन सकता है. लेट मी एग्जाम्पलीफाई वंस मोर सो दैट यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो. थार का डेजर्ट है अगर, और वहां पे रिक्टर स्केल 8 का भूकंप आता है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, आदमी नहीं है वहाँ पर, सिर्फ रेगिस्तान 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 है. रिक्टर परसेंट 8.5 का भूकंप मैं बोल रहा हूँ, जिसने पूरे जापान में और दोबारा 2011 में सुनामी ला. ओके, लेकिन वही भूकंप पटना में या गया में हो जाए तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान. विनाश हो जाएगा, विनाश. क्या हुआ यहाँ? प्रोसेस नेचुरल है. अब साथ में फैक्टर आ गया एक्सपोजर का और वल्नरेबिलिटी. आप सिस्मिक जोन 5 में रहते हैं, आपने बिल्डिंग बाई लॉज को फॉलो नहीं किया, आपने उस ढंग से सिस्मिक रेजिस्टेंट घर नहीं बनवाए, आपने कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर ही नहीं. बट जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमने अपने आप को कैसे वल्नरेबल बनाया हुआ है, कैसे एक्सपोज किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. तभी वो हैजार्ड डिजास्टर बन पाएगा. सुनामी 2004, सुनामी 2011 आप सबने देखा है. ऐसी कितनी सुनामियां बनते रहती हैं, तो समुद्र के किनारे तक आती नहीं. वैसे सुनामी का क्या होना है? वो तो नेचुरल फेनोमेना है, हुआ समुद्र के अंदर डीप में कहीं, सोर्स तक पहुंचा ही नहीं, किनारों तक पहुंचा ही नहीं. लेकिन वो हैजार्ड डिजास्टर तो तभी बनेगा जब वो समुद्र के किनारे पर आए और तरह तरह की बर्बादी मचा.